अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि जितना कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उतना ही इंडक्टर चार्ज हो जाता है, फिर जितना इंडक्टर डिस्चार्ज होता है उतना ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो ये वाला हमको करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये देखते हैं जरा, मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? हाँ सर। बता देना बीच में, क्योंकि बीच बीच में ना आज कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज ना क्रैक हो रही है, तो बता देना जब भी प्रॉब्लम हो। कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। तो इसमें एलसी ऑसिलेशंस में एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है हमें ये देखना है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो कहलाती है मैग्नेटिक एनर्जी, और जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम यू ई बोल देते हैं और मैग्नेटिक एनर्जी जिसको हम यू बी बोल देते हैं, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी, एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप्ड इन कैपेसिटर, is given by UE. UE is equal to half Q square upon C. UE is equal to half Q square upon C. And the magnetic energy developed in the inductor is given by UB is equal to half LI square. ये हमने देखा था, UB is equal to half LI square। अब हम ये कहेंगे कि जो हमने ये बताया था ना कि जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर हमने ये बोला था कि किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। तो जब किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो रेसिस्टेंस जब होता है ना तभी लॉस होता है। आप ये देखिएगा कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं जितने भी, जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें या हम इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट क्या, यही जो वायर होता है, वायर को ही ट्विस्टेड ट्विस्टेड टर्न्स होते हैं वायर्स के ही, तो उसको एक सोलेनॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है वायर को, और उस वायर का रेजिस्टेंस बड़ा हाई रखा जाता है। तो अगर कोई इंडक्टर हो और उसमें रेजिस्टेंस ना हो तो फिर वो इंडक्टर किस काम का। तो सीधी सीधी बात है, इंडक्टर को यूज ही तब करा जाता है, इंडक्टर को इसलिए यूज करा जाता है ताकि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो करंट को उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को उतना ही ज्यादा अपोज करता है। और जब वो करंट को अपोज करता है तो करंट के फ्लो का अपोज अपोज करता है रेजिस्टेंस। और जब करंट के फ्लो का अपोज करेगा तो इसका मतलब उन दोनों में टकराव बढ़ेगा, और जब टकराव बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो टकराएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स तो करंट में जो हमारे चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो उसको अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब जब कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि जब भी रेसिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी चीज के लिए हमको इंडक्टर यूज करा जाता है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि एलसी ऑसिलेशन सर्किट में मैं एक ऐसे इंडक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें रेसिस्टेंस ना के बराबर है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और हम आइडियली ये लेकर चल रहे हैं कि ये नॉन रेसिस्टिव इंडक्टर है। तो हम ये कहते हैं
कि for ideal conditions, that is for non-inductive circuit, non-resistive circuit, तो जैसे हीट लॉस होता है ना, तो हीट लॉस होता ही रेसिस्टेंस की वजह से है। अगर किसी भी सर्किट में, अगर किसी भी इंडक्टर में रेसिस्टेंस हो ही ना, तो अगर रेसिस्टेंस नहीं होता है तो इसका मतलब उसके अंदर हीट जनरेट ही नहीं होगी, और जब हीट जनरेट नहीं होगी तो हीट का लॉस नहीं होगा, हीट की फॉर्म में ही लॉस होता है। ठीक है, तो जब किसी में हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? यूई प्लस यूडी के बराबर होगी। तो फॉर अ नॉन रेसिस्टिव सर्किट, total energy U is equal to UE plus UB. Total energy U is equal to UE plus UB. और याद रखिएगा कि ये वाली जो एनर्जी है, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये वाली एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी डेवलप हुई है। इनिशियली हम क्या लेकर चल रहे थे? इनिशियली हमने सिर्फ एक चार्ज कैपेसिटर लिया था, कैपेसिटर जो पूरी तरीके से चार्ज था। तो जब वो पूरी तरीके से चार्ज था कैपेसिटर, तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी उतनी थी। तो अगर हम ये देखें कि पूरे प्रोसेस के बाद भी हमारी फाइनल एनर्जी उतनी ही बचती है, तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी का किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ। दैट मीन्स ये एनर्जी एलसी ऑसिलेशंस के केस में कंजर्व रहती है, यानी कि बची हुई रहती है, उसका कोई लॉस नहीं होता। तो उस चीज को मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टिव सर्किट है ही नहीं, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें लॉस होगा ही नहीं। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू यूई प्लस यूबी के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई? U इज इक्वल टू, जो हमारी टोटल एनर्जी है, यूई कितना है? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और यूबी कितना है? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे इसमें? फिर मैं ये देख कर आया हूं अभी अभी, सिंस वी नो दैट, इससे पहले वाला जो मैंने डेरिवेशन करा था उसमें हमने देखा था कि जो Q था, Q की वैल्यू थी Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। Q is equal to Q naught cos omega naught t. Q is equal to Q naught cos omega naught t, और I is equal to, ये भी कैलकुलेट करा था, माइनस डी क्यू बाई डी टी करा था। I is equal to, तो ये आ गया था ओमेगा नॉट Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है जी, ये हो गया था। अब इसके बाद मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, मेरे पास I की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। देखिएगा जी, therefore U is equal to हाफ, Q की जगह ये वैल्यू डालिए, Q नॉट cos ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, प्लस हाफ L, और I की जगह ये वैल्यू डालिए, ओमेगा नॉट Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर। चलिए, U is equal to 1/2 Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी अपॉन C। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ Q का है तो C तो एज इट रहेगा, प्लस 1/2, अब इसका स्क्वायर करके ये जो L है, L को तो एज इट इज रहने दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ठीक है, मैं जानता हूं कि जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, उसकी वैल्यू होती है, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ओमेगा नॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एल सी। तो मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एल सी रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ उसको आगे। u इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी अपॉन सी प्लस हाफ एल एज इट इज, और ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह आ गया 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन एल सी क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। एक एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया। u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2c यहाँ भी है, 1 अपॉन 2c यहाँ भी है, 1 अपॉन 2c क्यू नॉट स्क्वायर दोनों में है, क्यू नॉट स्क्वायर भी निकाल लो। ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ये नीचे वाला टर्म मिटा रहा हूँ और अब आप समझ गए होंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, और ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी stored in the कैपेसिटर। तो जो हमारी टोटल एनर्जी आई ना, टोटल एनर्जी जो यू आई, वो किसके बराबर आ गई, वो उसी के बराबर आ गई जो इनिशियल एनर्जी हम चार्ज कैपेसिटर में लेकर चल रहे थे। तो इससे क्या समझ में आता है कि थ्रू आउट जो एलसी ऑसिलेशंस हुए, जो इसमें ऑसिलेशंस हुए हैं एलसी सर्किट के अंदर, उस एलसी सर्किट में जो ऑसिलेशंस हैं, उन ऑसिलेशंस में किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रही। बताइए, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आकृति क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम इसमें है मैकेनिकल एनालॉगी और एलसी ऑसिलेशंस। तो मैकेनिकल एनालॉगी बताता हूँ। मैकेनिकल एनालॉगी का मतलब वही है कि जैसे हमने ना एक चीज यहाँ पर ये देख ली कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही। तो हमने ना ये चीज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ये मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर भी हमने देखी एलसी ऑसिलेशंस के केस में, कि एलसी ऑसिलेशंस के केस में किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। मैं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उस सर्किट की बात कर रहा हूँ जिस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल बैटरी, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि एलसी ऑसिलेशंस में, मतलब एलसी सर्किट में जो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट होता है, उसके अंदर जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो ऑसिलेशंस टोटली ऐसे होते हैं जैसे कि कोई मैकेनिकल एनर्जी हो, है ना। जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो, कि मैकेनिकल एनर्जी में हमेशा दो तरीके की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसी चीज को हम ये बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी में और एलसी ऑसिलेशंस में, इन दोनों में एक एनालॉजी एस्टैब्लिश करूंगा। एनालॉजी का मतलब कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है। तो एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी क्या है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हमने इन दोनों में एनालॉजी करी थी कि वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वो जो हमने कॉमन चीजें देखी थी
वो कॉमन चीजें यहाँ पर भी देखेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखिएगा मैं ये चीज मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा अगर मान लीजिए मैं किसी भी, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशंस हो रहा है, ऑसिलेशंस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एसएचएम की इक्वेशन देखूंगा मैं, जो हमने लास्ट ईयर करी थी 11th क्लास में, वो वाली बता रहा हूँ आपको। हम ये कहेंगे कि ये है मैकेनिकल एनालॉजी मैकेनिकल एनालॉजी और एलसी ऑसिलेशंस। मैकेनिकल एनालॉजी फॉर एलसी ऑसिलेशंस, इसमें हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ऑसिलेटिंग मास, कोई एक ऑसिलेटिंग मास है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स होता है, तभी तो dx by dt को वेलोसिटी बोलते थे। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग मास satisfies of an oscillating mass, the displacement x of an oscillating mass satisfies the differential equation, satisfies the differential equation। तो differential equation क्या बनती थी एसएचएम की, एसएचएम की differential equation होती थी d square x by dt square plus omega naught square x plus omega naught square x is equal to 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, where omega naught is equal to under root k अपॉन m, ये होता था। ठीक, और ये आपका k जो है ये हमारा जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, क्योंकि स्प्रिंग के केस में हम जनरली ऑसिलेशंस की बात किया करते थे, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, ये होता था। अब इसी तरीके से हम ये कहते हैं द चार्ज सेटिस्फाइज सेम काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एन एलसी सर्किट। अभी अभी देखकर आया हूं मैं बिल्कुल वही डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था कि आपको याद कर लेना है बस, क्योंकि वो हमारे मैथ्स के सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो वो वाली इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो थी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, और ये क्या होती थी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर इस तरफ बताता हूँ मैं आपको। फिर ये जानते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम की अगर बात करी जाए, तो फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम, सेकेंडली, दिखाई दे रहा है ऊपर का जो लिख रहा हूँ मैं, Yes, sir. दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम, फॉर अ
mechanical system F is equal to ma. F is equal force is equal to mass into acceleration, और acceleration क्या होता है dv by dt, change in velocity upon time taken. तो F is equal to m dv by dt. मैकेनिकल सिस्टम में हम ये जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। और मोरोवर ये जो dv by dt है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि F इज इक्वल टू, जैसे ये m है, आप dy dt को अलग कर दीजिए और वेलोसिटी को अलग कर दीजिए, तो वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी को हम ये बोल सकते हैं dy dt और v की जगह मैं लिख दूंगा dx by dt। तो F इज इक्वल टू m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। ये तो हो गया मैकेनिकल सिस्टम के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जब बात करते हैं, ठीक है, और एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैं ये देख कर आया कि E इज इक्वल टू जो लेंज लॉ था वो क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और फिर मोरोवर डी बाई डी टी को एज इट इज रखते हुए माइनस एल एज इट इज, डी बाई डी टी को एज इट इज रखते हुए हम आई को क्या बोल देंगे, आई को बोल देंगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। फिर इस तरफ करता हूं, तो यहां पर आप देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो फोर्स में और ईएमएफ में भी मेरे को लगभग लगभग काफी चीजें मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं। एक चीज तो मेरे को साफ समझ में आ गई कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है इधर, और इधर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स रिजेंबल्स विद क्यू एंड मास रिजेंबल्स विद इंडक्टेंस, ये दो चीजें रिजेंबल कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एनालॉगी जो ये दो चीजों से हमने देखी, इससे हमें इनकी एनालॉगी बना सकते हैं। एनालॉगी मतलब एक टेबल जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये दो दो चीजें जो हैं ये इनकी सेम सेम लग रही हैं। तो वो क्या हो गई, ये जैसे मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे देखो कि यहाँ पर ये m है और यहाँ पर ये l है, तो मैं इधर कह सकता हूँ पहला जो सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिल रही है मास m, और यहाँ क्या है इंडक्टेंस l, समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है, दूसरी जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है वो है, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ पर चार्ज q, डिस्प्लेसमेंट x और यहाँ पर चार्ज q। तीसरी सिमिलैरिटी यहाँ पर वेलोसिटी dx by dt, वेलोसिटी को लिखा ना यहाँ पर मैंने, ये देखिए ये जो वेलोसिटी था इसको मैंने लिखा था dx by dt, और यहाँ क्या लिखा, यहाँ मैंने करंट को लिखा dy by dt अलग करके करंट को लिखा dq by dt। तो इधर लिख देंगे थर्ड में करंट, करंट क्या होता है dq by dt, ठीक है। तीन तो ये हुई सिमिलैरिटीज। फिर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट k, और यहाँ पर
रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस 1/c। ये हम देख सकते हैं कैसे भाई, जो ओमेगा नॉट निकाला था तो यहाँ अंडर रूट में m है और यहाँ अंडर रूट में l है, तो m और l तो वैसे ही हमने देख लिया कि ये तो वैसे भी एनालॉजिकल है, एनालॉजिकल मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। तो m और l ये तो अंडर रूट में आ गया, बाकी क्या बचा, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं यानी कि इक्वेट कर दूं तो बाकी मैं क्या देख सकता हूँ, अगर इन दोनों को बराबर रख दिया जाए तो अंडर रूट k अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये हो गया। और यहाँ से आप दोनों स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। अब चूंकि ये तो एनालॉजिकल है तो m से l काट दो तो k विल बी एनालॉजिकल टू 1 अपॉन c, तो इधर k होगा मैकेनिकल सिस्टम में, तो यहाँ पर 1 अपॉन c होगा। समझ गए? Yes, sir. समझ गए आकर्ष? हाँ सर। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में क्या था, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऑसिलेशंस की केस की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो ये वाली एनर्जी होती है ये हमको पता ही है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यू बोलते हैं इसको हम, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये एलसी ऑसिलेशंस हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपने बताया भी था कि ये सिलेबस में से हट गया है, तो देख लीजिए, मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा ना पूरा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर। 1 मिनट का टाइम, तो जरा पानी पी रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल ना अपने नाम से ही हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया एनीथिंग विच ट्रांसफॉर्म्स, एनीथिंग विच गोज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का बदलाव। तो उसमें क्या होता है कि अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने का काम करता है ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज बहुत कम है तो उसको ज्यादा करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का हमको वर्किंग पढ़ना है, उसमें ऐसा क्या है, उसपे ऐसा क्या है कि हम वोल्टेज अगर कम अप्लाई करें तो वो उसको ज्यादा कर देता है, और अगर हम वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करें तो वो उसको कम कर देता है। हमको ये इसमें देखना है। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर के जो ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो वोल्टेज कम वोल्टेज को बढ़ाकर ज्यादा कर दे उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो ज्यादा वोल्टेज को घटाकर कम कर दे उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। आपने देखा होगा जो आपके घरों में एसी लग रहे हैं, एसी के साथ में एक छोटा सा स्टेबलाइजर लगा रहता है। उस स्टेबलाइजर का काम ही ये होता है कि अगर गलती से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है तो उसको कम कर दिया जाए, अगर वोल्टेज कम आ जाती है तो उसको ज्यादा कर दिया जाए। तो ये हालांकि जैसे जिस तरह से हम सोसाइटीज में रहते हैं तो सोसाइटीज में इस चीज की जरूरत होती नहीं है, उसके बावजूद भी जो एसी कंपनीज वाले हैं वो प्रेफर करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं कि आपको स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता नहीं है, फ्लक्चुएशन के नाम पर कुछ है ही नहीं यहाँ पर ऐसा। तो इसलिए स्टेबलाइजर लगाना वो टोटली मतलब यूजलेस ही है, ऐसा बिल्कुल टोटली वेस्ट करने का ही है। तो आप ही देख लीजिए यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, पर हाँ मोस्टली मोस्टली अगर हम कहीं पर भी देखें तो वहां पर वोल्टेज की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, तो उस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन को झेलने का काम वो तो करता रहे हमारा जो स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर के अंदर भी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीके के छोटे छोटे दो ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, और वो जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो ही ये काम करते हैं कि कब मेरे को वोल्टेज बढ़ा देनी है, कब मेरे को वोल्टेज कम कर देनी है। जनरली जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में भी यही यूज करा जाता है कि यूपीएस सिस्टम यूज करा जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपका कोई ऐसा काम है जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या ऑनलाइन आपका कोई भी काम आपको करना है जिसमें आप चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरीके का वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, या फिर अचानक से अगर लाइट चली जाए तो आपका काम डेटा जो है वो अनसेव्ड ना रह जाए, तो उस केस में आप लोगों ने नाम सुना होगा यूपीएस। यूपीएस इज फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो इस चीज का रखा जाता है कि वहां पर वोल्टेज आपको ना एक स्टेबल वोल्टेज मिलती रहे। तो स्टेबल वोल्टेज मिलती रहे उसी को कहा जाता है स्टेबिलाईजर, जो वोल्टेज को स्टेबल करके रखे। कम हो तो ज्यादा कर दे, ज्यादा हो तो कम हो दे, कम हो तो ज्यादा करने का काम स्टेप अप करेगा, ज्यादा हो तो कम हो उसका काम स्टेप डाउन करेगा। साथ में यूपीएस में एक एडिशनल एडवांटेज और होती है कि उसमें एक छोटी बैटरी भी लगा देते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और आपका काम अनसेव्ड ना रह जाए, तो इस वजह से वो क्या करते हैं एक छोटी सी बैटरी भी लगा कर दे देते हैं उसमें कि 15 मिनट या 20 मिनट का वो बैकअप दे देता है आपको, कि वो 15-20 मिनट आपके पास टाइम है, उस 15-20 मिनट में आपका जो भी काम है आप उसको सेव कर लीजिए जब तक कि लाइट दोबारा से नहीं आ जाती। ठीक है, तो ऑपरेशन इसका क्या है, कम वोल्टेज को ज्यादा करना या फिर ज्यादा वोल्टेज को कम कर देना। फिर इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अभी बहुत तेज से आपको बड़ी देर से बड़ी मतलब बच्चों की आवाजें आ रही हैं क्या? नहीं सर। यस सर, मुझे आ रही है। आपको तो आ रही है, तो ठीक है। आजकल नया सीखा मेरी बेटी ने, है ना, बहुत जोर जोर से आवाजें निकालती रहती, पता नहीं इसको क्या हो गया है। चिल्लाती रहेगी एक वॉकर पर बैठकर और दौड़ती रहती है इधर उधर। तो मेरे को आज किसी ने बोला कि सर आपके घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि शायद वो मजाक कर रहा होगा, मैंने कहा तुमसे पूछ लेता हूँ। ये देख रहा था कि वो अंदर वाले रूम में चिल्ला रही है तो वो यहाँ तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, प्रिंसिपल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on the principle of mutual induction। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था, देखिए जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन में ये होता है कि अपनी ही कॉइल की वजह से खुद में कोई करंट इंड्यूस हो जाना, या और करंट इंड्यूस होगा तो उसके साथ साथ ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल है और उसके सामने दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर करंट का और ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, उसको बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दो टाइप के जो है ना हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कोर टाइप होता है और एक शेल टाइप होता है। तो सबसे पहले मैं कोर टाइप की बात करता हूँ। कोर टाइप में क्या होता है कि जैसे ना अम, बताता हूँ।
ट्रांसफॉर्मर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है जी कोर टाइप और एक होता है शेल टाइप। कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में जो रेक्टेंगुलर स्लाइड्स होती हैं, रेक्टेंगुलर स्लाइड्स एक के पीछे एक ना चिपका दी जाती हैं। कैसे, देखिएगा, ऐसे करा जाता है ये। अगर सामने से देखेंगे तो ये इस तरीके का नजर आएगा आपको। सर ये कौन सा टाइप है? ये कोर टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि एक हमारे पास इस तरीके का हमारे पास ब्लॉक होता है। वो उस तरीके के ब्लॉक्स को ना एक के पीछे एक चिपकाते चले जाते हैं। मतलब ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये एम्प्टी स्पेस है। अब ये एम्प्टी स्पेस छोड़ा क्यों है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए छोड़ा है, अभी बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक है, इसी के पीछे एक इसी तरीके की रेक्टेंगुलर प्लेट और चिपका देते हैं। इसके पीछे इसी तरीके की एक रेक्टेंगुलर प्लेट और चिपका देते हैं। उसके पीछे एक रेक्टेंगुलर प्लेट और चिपका देते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ना ऐसे ही थोड़ा मोटा हो जाता है। अब जब हम एक के पीछे एक प्लेट्स इस पर चिपकाते चले गए, फिर हम क्या करते हैं, हम इस पर वायर्स जो है वो वाइंड करते हैं। वायर्स होते हैं दो तरीके के, एक पतला वायर होता है और एक मोटा वायर होता है। और एक जगह होती है वाइंडिंग्स ज्यादा, एक जगह होती है वाइंडिंग्स कम। वो डिपेंड करता है कि मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। देखिएगा, हमने क्या करा, एक तरफ ये लिया वायर, और एक इस पर हमने ऐसे, ये पीछे से लिपटता हुआ आएगा, फिर आगे ऐसे, फिर पीछे से लिपटता हुआ आएगा, तो फ्रंट में ऐसे, और ऐसे करके ये पीछे से इस तरीके से आगे। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना कि ये हाँ वायर सर। को एक बार इस तरीके से ऐसे मैंने लपेट दिया, तो इसमें आपको टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 टर्न्स। ठीक, और ये वाली जो मेरी कॉइल्स है, ये वाली जो वाइंडिंग है, इसको बेटा मैं बोल देता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इस तरफ 1, ये पीछे से लिपटता हुआ आया, फिर 2, फिर पीछे से लिपटता हुआ आया, 3, फिर पीछे से लिपटता हुआ आया, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और फिर फाइनली ऐसे। इसको बोल देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वायर्स होते हैं, ये वायर्स जो हैं, ये आपके जो वायर्स हैं ये इंसुलेटेड होते हैं, होते तो कॉपर के ही हैं, लेकिन इंसुलेटेड होते हैं। अब आप ये देखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग तो मैंने रखी 3, और सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने बहुत ज्यादा रख दी। इसके कॉइल, इसके टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसमें कोई भी करंट है और ईएमएफ है, तो उसकी वजह से एक करंट और ईएमएफ इसका जो नेबरिंग कॉइल है, जो नेबर कॉइल है, उसमें भी हो जाएगा इंड्यूस। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उस म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हमने ये देखा था कि इट आल्सो बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। और उस सोलेनॉइड में हम ये देखते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, उसमें करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसमें ईएमएफ बढ़ जाएगा, बिकॉज ईएमएफ और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा
स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि जहां पर वोल्टेज उसको मिलेगी तो कम, वोल्टेज उसको मिलेगी तो कम, लेकिन आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हो। आप वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं ये बढ़ा दिए। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है तो म्यूचुअली म्यूचुअली इंडक्टेंस की वजह से जो इसमें वोल्टेज मिलेगा वो बढ़ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब इसी तरीके से इसका ठीक उल्टा होता है जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है कि आप प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स थोड़े ज्यादा रखोगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स थोड़े कम रखोगे। ये इसका प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन। और वर्किंग जो है, वर्किंग ये आपको बताई ही है। अच्छा, शेल टाइप देखिए एक बार जरा। तो कोर टाइप हो गया और शेल टाइप देखिए। शेल टाइप में जो ये हम स्लाइड्स लेते हैं ये किस तरीके की लेते हैं वो देखिएगा। उसमें तो क्या था कि जो हमारा कोर टाइप होता है, कोर टाइप में तो अलग अलग लिम्स, लिम्स क्या देते हैं, ये एक लिम्ब हो गया दूसरा लिम्ब हो गया, अलग अलग लिम्स पे हम उनको टाई करते हैं। यहाँ पर क्या है कि सेम लिम्ब पर टाई कर देंगे। ये ठीक। अब ये समझिए ये बीच का ओपन स्पेस है, ये बीच का ओपन स्पेस है, बाकी सारा का सारा ये किसी मेटल का बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने प्राइमरी वाइंडिंग इस तरह से करी, यहां से लेकर आए वायर को ऐसे, ये पीछे से घूमकर ऐसे आया, ये पीछे से घूमकर ऐसे आया, फिर ऐसे और फिर ऐसे। और प्राइमरी वाइंडिंग को ना जनरली प्राइमरी ही बोल देते हैं बस, प्राइमरी। दूसरा जो सेकेंडरी है वो ऐसे आएगा, ऐसे यहां से आया, पीछे से आके ऐसे 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 ऐसे, ये सेकेंडरी हो गया। तो कुल मिलाकर ये है कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा किसको रखना है और कम किसको रखना है वो आप समझ जाएंगे। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से नहीं हो जाता है जब दूर रहता है, जब एक वाइंडिंग दूर रहेगी और दूसरी मतलब दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से भी हो जाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब एक कॉइल के अंदर ही दूसरी कॉइल होती है तो उससे भी हो जाता है। तो जो शेल टाइप है, शेल टाइप का कंस्ट्रक्शन ये है। बताइए जी दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया। एक में क्या होता है कि दोनों को हाँ सर। सेपरेट लिम्स पर बांधा जाता है, जो वाइंडिंग्स है, और एक में क्या है दोनों को सेम लिम्ब पर बांधा जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी का सिर्फ और सिर्फ इतना कंसेप्ट है कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी को ज्यादा रखोगे सेकेंडरी टर्न्स को कम रखोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है। और प्राइमरी को कम रखोगे और सेकेंडरी को ज्यादा रखोगे तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। बस इतना है इसका फंडा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी वर्किंग जो है, वर्किंग में तो हमारा ईएमएफ जो मिलते हैं ना, आउटपुट और इनपुट वाले जो ईएमएफ होते हैं वो ये है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। बस हमें ये देखना होता है कि हमें ईएमएफ आउटपुट में कितना चाहिए। तो आउटपुट में अगर ईएमएफ मेरे को निकालना है तो इनपुट का ईएमएफ मेरे हाथ में है, मुझे मालूम है ना कि मैं इनपुट में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ। इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वो मैं देख सकता हूँ। आउटपुट में मुझे अगर ईएमएफ बढ़ाना है तो मुझे बस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो मेरा ईएमएफ अपने आप ही बढ़ जाएगा।
समझ गए? तो ये इसका बस एक यही एक रिलेशन है इसका जो आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया कि नहीं बताओ? हाँ सर। यस अब भाई सर। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल और एसी जनरेटर ये फिर मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? आज इतना कर लीजिए बस, ठीक? और अगर कल मेरे को टाइम मिला तो कल मैं आपकी क्लास ले लूंगा 1:30 पर, बता दूंगा मैं आपको, ओके सर। ठीक है? और हाँ, एक चीज मैं और डिस्कस करने वाला था आपसे कि 3 दिन का मैं मैथ्स की क्लास में भी कल बता दूंगा, 3 दिन 14, 15 और 16 ये 3 दिन में कोई क्लास नहीं लूंगा। 14 की दीपावली है, 15 का गोवर्धन है, गोवर्धन पर कुछ रिचुअल होता है कि कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक? और संडे है 15 का, तो सैटरडे संडे और मंडे 16 का भैया दूज है, भैया दूज पर मैं यहाँ पर हूँ नहीं, तो मैं 3 दिन का ऑफ रखूंगा 14, 15 और 16, ठीक है? उससे पहले ठीक है मैं सर। कोशिश करूंगा कि ओके ये सर। कंप्लीट करके अगला चैप्टर तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके चलिए, सर। ओके गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट।